बड़ा बेनिफिट। ठीक सर है, क्या ये अटैच होने में कोई काम करेगा सर? सरफेस में कोई अटैच नहीं होने के नहीं, लिए? अटैच होने के लिए फिम्बरी है, मैंने बताया अटैच होने के लिए और फिम्बरी है, हाइड हो? जुड़ने के लिए ट्यूब बन करके जुड़ने के लिए वहां पर पिली है ना, और बाहर से हार्ड कवरिंग बनाने के लिए कैप्सूल है। एक बच्चे का टोटी पोटेंट क्या है अभी नहीं जानना है, टोटी पोटेंट क्या है जब जरूरत होगा, इस चैप्टर में तो मतलब नहीं है, जब आएगा। बहुत बायो में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत पढ़ना है, तो जब चैप्टर में आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन सर यहाँ ट्रांसपोर्ट पे चेन, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली में हाँ मिलेगा। ये बच्चा आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बच्चे लोग इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। याद आ रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्रिस्टा क्रिस्टी याद हो गया तुम लोगों को ना। देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बच्चा क्या था, कुछ पिन हेडेड स्ट्रक्चर F0 F1 पार्टिकल थे, याद आ रहा है। यहाँ पास कुछ और चेन लाइक स्ट्रक्चर होंगे ना, यहाँ पास कुछ ऐसा होगा जिसे कहते हैं हम लोग ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि हमारे इनर मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसी स्ट्रक्चर का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या कभी कभी लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरे मेम्ब्रेन पे, पूरे इनर मेम्ब्रेन पे लाखों अमाउंट में मौजूद होते हैं। एक्चुअली में F0 F1 जो था ना वो भी इसी का पार्ट, F0 जो F1 पार्ट था वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट था ना। तो तुमसे ये क्वेश्चन मिला होगा कि ETS कहाँ पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन पे। ये नीट में 4 से 5 बार क्वेश्चन आया, लेकिन हमें रिस्पिरेशन में पढ़ना था, नहीं बताया था ना। तो बस ये जान लीजिएगा ETS कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन पे। हम लोग रिस्पिरेशन में डिटेल से पढ़ने वाले, कोई टेंशन नहीं, ऑप्शन में मिल सकता है, टेंशन नहीं लेना। हमारे लिए तो एक चैप्टर है ना रिस्पिरेशन, हम वहां डिटेल से पढ़ने वाले ना, टेंशन नहीं लेना। चलो, और किसी का कोई डाउट? सर पिलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ट्रू और फॉल्स? एक तरह से बैक्टीरिया के अंदर में रियल में रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो अलग तरीके का होता है, वहां पर कोई गैमेट्स नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इस तरह का नहीं होता। जो पिलाई है वो कॉन्जुगेशन बस ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। हाँ, जो एक मान लिया जाता है एक प्रिमिटिव पुराना एक तरीका है रिप्रोडक्शन का, डायरेक्ट तरीका नहीं। पिली का मेन काम बोले तो ट्यूब बनाना, कॉन्जुगेशन कराना, वो एक तरह का रिप्रोडक्शन हम लोग नहीं मानते ना। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं ये रिप्रोडक्शन का तरीका है, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ये रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन आप मान सकते हैं पिलाई, क्योंकि एक बार डॉक्टरली में क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर तुम बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया होगा, तो बस मान लीजिए कि पिलाई का मेन काम ट्यूब बनाना है जिसके हेल्प से कंजुगेशन करेगा, और कंजुगेशन भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही मानते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म। सर जो फिम्बरी है वो सर, अटैचमेंट क्या करेगा होता है? क्या? एक मिनट यार, सबके आ रहा हो। ल्यूमेन, एक बच्चे ने ल्यूमेन पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ल्यूमेन क्या है ध्यान से सुनिए, ये देखो ये बच्चा प्लास्टिड का आउटर मेम्ब्रेन है और ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन है, मालूम है ना। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में 2 मेम्ब्रेन, अंदर में फ्लूइड पार्ट स्टोमा होता है, आप सभी को मालूम है, और यहाँ पास मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है थैलेक्वाइड। ये थैलेक्वाइड का क्लस्टर को ग्रैनम कहते हैं, याद है सभी को, ये ग्रैनम, हाँ सर, ये भी ग्रैनम है, ध्यान प्लूरल से का सुनना, ग्रैनम। ये एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रैनम है। हम ग्रैनम को बाहर निकाल ले, हम ग्रैनम को बाहर निकाल लेते, ये थैलेक्वाइड के गुच्छे सर कितने होंगे, एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, हम मान लेते 2 to 100 थैलेक्वाइड मिलकर के ग्रैनम बनाए। एक थैलेक्वाइड को बाहर निकाल ले, ये थैलेक्वाइड को, एक थैलेक्वाइड, ये बच्चा थैलेक्वाइड, ध्यान से सुनिए, थैलेक्वाइड के अंदर में जो खाली जगह दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इसी को ल्यूमेन कहते, यानी ये ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, ये जो खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है थैलेक्वाइड का अंदर जो खाली जगह है उसे ल्यूमेन कहते हैं, यानी ये आपका LUAMEN ल्यूमेन। और ये जो है ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। तो थैलेक्वाइड में 2 पार्ट है,
ये हो गया थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन, जो मैंने पीला वाला बना दिया थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन। और ये खाली जगह जो बचा इसे कहते हैं थैलेकॉइड का ल्यूमेन। ये आपको एनसीईआरटी में मिला होगा, करेक्ट क्वेश्चन पूछा। इस गोल्जी बॉडी इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम एंड लाइपोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया है तो होगा ही होगा, मैंने तो बताया है ना, मैंने तो बताया तुम्हें कि गोल्जी बॉडी का नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है। प्लांट में गोल्जी बॉडी का एक और नाम दे दिया जाता है, क्या भाई? तो उसका नाम दे दिया जाता है आपको डिक्टियोसोम, ठीक है। इसी को हम लोग कह देते हैं कॉन्ड्रियोसोम या लाइपोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया क्योंकि लिपिड का अमाउंट ज्यादा होने के चलते इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये करेक्ट है। विच पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था यार, एक मिनट ऊपर में चला गया। हाँ, विच पार्ट आर न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस? मैंने कहां पर बताया था न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस नेचर? सिंपल बता रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड नाम सुना है ना? न्यूक्लिक एसिड आज नाम आएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन फिर से सीखेगा। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है। दो तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। अब देखिए इस डीएनए में प्रोटीन जुड़ जाए तो क्या नाम पड़ेगा, बोलो? डीएनए में प्रोटीन जुड़ गया तो सर प्रोटीन और डीएनए, डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड है तो नाम नहीं देंगे। आरएनए प्लस प्रोटीन, बोलो क्या नाम देंगे? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन जुड़ गया तो नाम नहीं पड़ेगा न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो उसमें प्रोटीन जुड़ गया तो नाम पड़ गया न्यूक्लियो प्रोटीन। हाँ, तो न्यूक्लिक एसिड अगर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो उसे न्यूक्लियो प्रोटीन कह देंगे। जैसे हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन था ना, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियो प्रोटीन कह दीजिए। चलो ठीक है सर। ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन क्या है? थैलेकॉइड में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? अरे भाई साहब, ये बच्चा थैलेकॉइड ये मेम्ब्रेन है यार, ये इसका आंसर कैसे होगा? कितने मेम्ब्रेन होते? एक थैलेकॉइड में, ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, अंदर में ल्यूमेन है। अगर तुम क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि सर एक ग्रेनम में कितने थैलेकॉइड होते हैं, एक ग्रेनम में कितने थैलेकॉइड हो सकते हैं, तो 2 to 100 उसका आंसर। 2 to 100 थैलेकॉइड मिलकर के एक ग्रेनम बनाएंगे। ये सर न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट इन वायरस, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ही बना है। वायरस के अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, वायरस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, वायरस के अंदर कोई राइबोसोम नहीं। तो क्या होगा बोलो? उसके अंदर केवल वायरस के अंदर क्या है? वायरस के अंदर में है प्रोटीन और उसके अंदर में है न्यूक्लिक एसिड। तो बताओ ना, इसे हम लोग नहीं कह सकते क्या न्यूक्लियोप्रोटीन? न्यूक्लियोप्रोटीन। सर एक्सोनिम क्या है? हम सीलिया फ्लैजिला में पढ़े, अगला टॉपिक सीलिया फ्लैजिला आएगा, वहां मैं एक्सोनिम बताऊं। एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी गूगल पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं। हाई फाई कुछ क्वेश्चन आते होंगे तो 2-3 एग्जाम्पल अब गूगल से करके नोट कर सकते हो, लेकिन कोई फायदेमंद नहीं। सर व्हाट इज क्वांटाजोम? हाँ, क्वांटाजोम नहीं बताया था, याद देखो सब कुछ ये फोटोसिंथेसिस में पढ़िए। ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, हाँ, थैलेकॉइड के ऊपर में ग्रुप ऑफ पिगमेंट होगा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट होगा जिसे मैंने बच्चा फोटोसिस्टम कहा। याद आ रहा है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट को फोटोसिस्टम कहा था पुराने साइंटिस्ट, पुराने जमाने में। फोटोसिस्टम का नाम क्वांटाजोम था, पुराने जमाने में इसका नाम क्वांटाजोम था, पुराने साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था क्वांटाजोम। सर मतलब क्वांटा मतलब लाइट, क्वांटा का मतलब लाइट और जोम का मतलब बॉडी, यानी कि प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो लाइट को पकड़ सके ना। तो कौन पकड़ेगा? वही सर पिगमेंट, पिगमेंट का स्ट्रक्चर पकड़ लेगा तो उसी को क्वांटाजोम कहेंगे। बाद में इसका नाम पड़ गया फोटोसिस्टम, यानी दोनों एक चीज है, यानी दोनों एक चीज है। अब मेरे में से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बोलो डाउट। व्हाट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन? सुन लो भाई, सुन लो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पढ़ने लगे तू, मुझे तो उम्मीद नहीं था। चलो अच्छा अच्छा क्वेश्चन, धीरे धीरे आराम से एक एक करके पूछेगा, सब बताऊंगा, एक एक करके पूछना। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन सबको ही जानना है, सबको ही जानेगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, जो बच्चा स्मार्ट है वो समझ में आ गया। न्यूक्लियर जीन, जीन क्या होता है? यानी डीएनए की बात करें, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं, डीएनए के एक टुकड़े को जीन कहते हैं। एक जीन कोई काम करता है, एक जीन
तुम्हारा बाल बना रहा है, एक जीन नाक बना रहा है, एक जीन आंख बना रहा है, एक जीन नाक दांत बना रहा है। हर जीन कोई काम करता है। आपके अंदर हजारों हजारों जीन है। चलिए अब ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, ये बच्चा आपका सेल, ठीक है, ये बच्चा न्यूक्लियस है। मेन डीएनए या जीन कहां होगा बोलो, न्यूक्लियस में। मेन डीएनए या जीन कहां होगा, न्यूक्लियस में, ये ना। मेनली 99.9% डीएनए कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में रहता है ना। तो जीन कहां है, न्यूक्लियस में है ना, न्यूक्लियस में है ना। अब तुम बताओ, क्या न्यूक्लियस के बाहर भी जीन हो सकता है क्या, सोच करके बताओ, हाँ या ना। क्या न्यूक्लियस के बाहर भी जीन हो सकता है, बोलो सोचो। हाँ सर, स्मार्ट बच्चा सोच लिया सर, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो अपना डीएनए है, अपना डीएनए है तो वहां भी तो अपना जीन होगा ना। तो क्या ये एक्स्ट्रा क्रोम न्यूक्लियर जीन नहीं हुआ, न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा में हुआ ना, तो नाम पड़ा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। प्लांट है तो वहां प्लास्टिड होगा, और प्लास्टिड के अंदर अपने डीएनए होंगे, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो क्या ये न्यूक्लियस के बाहर जीन नहीं है, क्या ये न्यूक्लियस के बाहर जीन नहीं है, तो नाम पड़ा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। आ गया, यानी कि जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में है, न्यूक्लियस के बाहर है, उसी को हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहिएगा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कह दीजिए। आगे सभी को समझ में, ठीक है। फ्री चैनल कहीं नहीं पढ़ा होगा, फ्रेट चैनल शायद पढ़ा होगा, फ्रेट चैनल तुमने पढ़ा होगा, फ्री चैनल नहीं पढ़ा होगा। एक धीरे धीरे बोलेगा तब तो मैं करूंगा सर, साइटोप्लाज्म में ही, हाँ साइटोप्लाज्म में, एक मिनट ये भी क्लियर कर देता हूं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमारा सेल, उनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, जो भी बचेगा उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। हमारा सेल, एनिमल सेल, उनमें से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए तो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। उनमें से माइनस कर दीजिए न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा दीजिए, उसमें से न्यूक्लियस को हटा दीजिए, जो बचेगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और साइटोप्लाज्म से सारे सेल ऑर्गेनल्स हटा दीजिए, जितने सेल ऑर्गेनल्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम सब हटा दीजिए, तो वो कहलाएगा साइटोसोल, साइटोसोल। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, तुम्हारा सेल, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देता हूं, जो बचा उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म के। अब उसमें से हमने न्यूक्लियस को हटा दिया, तो अब जो फ्लूइड पार्ट बचा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो इसी साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, सारे सेल ऑर्गेनल्स को हटा दीजिए, तो अब जो फ्लूइड पार्ट बचा उसे साइटोसोल कहेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं पे एक वर्ड मिलेगा प्रोटोप्लास्ट, कहीं पे एक वर्ड मिल जाएगा तुम्हें प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्लांट सेल है, प्लांट का सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग होता है सेल वॉल, सेल वॉल में बताना था लेकिन बता देता हूं, ये सेल वॉल है, ठीक। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कवरिंग होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। अगर हमने सेल वॉल को हटा दिया, अगर हमने सेल वॉल को हटा दिया तो जो बचा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बचा, हमने सेल वॉल को हटा दिया, अब जो भी स्ट्रक्चर बचा उसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक, पूरा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसमें से अगर आपने क्या हटाया बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दिया, माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ना, प्रोटोप्लाज्म। इसमें से आपने क्या हटा दिया बोलो, न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस हट गया तो साइटोप्लाज्म,
उसमें से सारे ऑर्गेनल्स हटा दिए तो ये बन गया साइटोसोल। ठीक है, चलो ये हम लोग आगे में करते। अब व्हाट इज एक्टिन एंड ट्यूबुलिन मत पढ़ो अभी। व्हाट इज अ पॉलीमरेज, वेयर इज पॉलीमरेज प्रेजेंट? पॉलीमरेज क्या होता है पढ़ेंगे तब तो। पॉलीमरेज क्या होता है अभी पढ़ेंगे तब तो, अभी हमने नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं करेंगे। चलो एक्टिन ट्यूबुलिन अभी नहीं, साइटोस्केलेटन में पढ़ना है। ठीक है भाई, डायटम्स इन बायोलॉजी में, अरे भाई साहब क्यों पढ़ रहा है डायटम्स? मैंने पढ़ाया क्या? मैंने पढ़ाया क्या? नहीं, तो अपने मन से क्यों पढ़ रहा है? डायटम्स क्या होते हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज, व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज? चलो क्लियर कर दो, ध्यान से सुन, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना। ये सेल बेसिक चीजें हैं, अब जानना स्टार्ट करो। ठीक है, ध्यान से। ये बच्चा डीएनए, ये डीएनए, ठीक है, सिंपल बता। ये तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर में 46 डीएनए, एक डीएनए यानी एक क्रोमोसोम। तुम्हारे अंदर में 46 डीएनए या 46 क्रोमोसोम। इस सेल को डिवाइड करना है, इससे 2 सेल बनना है। इस सेल को डिवाइड करना है, इससे 2 सेल बनना है, और दोनों के अंदर में 46 ही क्रोमोसोम या डीएनए होने चाहिए। सेल एक है, क्रोमोसोम कितने? 46, डीएनए कितने? 46। एक क्रोमोसोम यानी एक डीएनए, डिवाइड करके 2 सेल बनना है, दोनों में 46 जाना है। सर कैसे जा सकते हैं? ये तो इलॉजिकल है सर। तो बताओ कैसे जाएगा? बैक्टीरिया में बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही डीएनए होता था, डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बन गया, दोनों में एक एक डीएनए जाना था। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपने डीएनए को, क्रोमोसोम को डबल करेगा, अपने डीएनए को डबल करेगा। इस डीएनए को डबल करना नाम हो गया रेप्लिकेशन। डीएनए का डबल होना नाम हो गया रेप्लिकेशन। देखिए एक डीएनए था, 2 धागा वाला एक डीएनए था। अब यहां से डीएनए के दोनों स्टैंड जो है एक दूसरे से, 2 स्टैंड थे, 2 धागा थे, दोनों खुल गए, दोनों खुल गए, खुल गए, और इसके ऊपर एक नया डीएनए बन गया, इसके ऊपर नया स्टैंड बन गया। अब बताओ स्टार्टिंग में कितने डीएनए थे? एक। अब कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए बन गए। तो डीएनए अपने आप को डबल कर लिया। डीएनए का डबल होना नाम है बच्चा रेप्लिकेशन। यानी तुम हो और तुम्हारे तरह एक और आदमी बन जाए ना, बोले नहीं नहीं मुझे तुम्हारे तरह 2 आदमी चाहिए, तुम तो एक ही हो ना, तो तुम अपना क्लोन बना दोगे, तुम अपना क्लोन बना दोगे। तो डीएनए अपना एग्जैक्ट हूबहू वैसा ही एक और डीएनए बन जाएगा। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहेंगे। कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। तो डीएनए का कॉपी बनना इट इज अ रेप्लिकेशन। ये देखिए डीएनए एक थे, अब 2 डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है रेप्लिकेशन क्या है? ठीक। अब बताओ डीएनए का मेन काम क्या है? डीएनए का मेन काम है डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना। यही आरएनए जाएगा राइबोसोम से जुड़ेगा और प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, ये देखिए ये आपके डीएनए साहब, ये डीएनए और ये आपके बन गए आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक वर्ड आएगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? बोलो। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए गया और राइबोसोम से जुड़ गया, राइबोसोम को बोलेगा कि मुझे डीएनए ने भेजा है। किस लिए भेजा भाई? बोला है प्रोटीन बना दीजिए। तो राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, इसने प्रोटीन बना दिया। राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, उसके मैसेज आया ना, आरएनए ने मैसेज लाके दिया प्रोटीन बना दो, बना दिया प्रोटीन। कैसा प्रोटीन बनाना है? जैसा डीएनए बोलेगा वैसा प्रोटीन बना दीजिए ना। इसलिए अब आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो 3 वर्ड को अच्छे से अब आपको याद करना है।
ये 3 वर्ड को अच्छे से याद करना है। तुम लोगों को बोला नहीं हूं क्या, तुम्हारा भी अटेंडेंस होगा, बट अटेंडेंस में फोटो लिया जाएगा, मतलब यहाँ दिखता है ना कौन कौन बच्चा अटैच है नहीं है, और बेटा एकदम साफ ना। तुम अगर मान ले रहे हो कि तुम्हारा सुपर 40 में एडमिशन 100% है, तो ये बेटा 2 साल कभी कोई टीचर गारंटी दे ही नहीं सकता। तुमने कितना पैसा दिया है, क्या दिया है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर बच्चा किसी दिन तुम फंस गए, आउट कर दे। आउट होने के सबसे मेन रीजन बता, टेस्ट में मार्क्स कम आएगा, क्योंकि हर हफ्ते 15 डेज पे एक टेस्ट होगा, और टेस्ट में अगर नंबर कम आया, कोई बच्चा कोई ही नहीं है, तुम लाख बहाना करते रहो कि नेटवर्क इश्यू था, ये था, अभी तो ऑनलाइन, जब ऑफलाइन में आओगे तो बेटा कोई बहाना नहीं चलेगा। नंबर अगर 400 से कम आए तो आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरे असम के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से बच्चा सुपर 40 आना चाहता है, और हमें नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ा। हमें ऐसा बच्चा चाहिए नहीं जो नहीं पढ़ना चाहता है, हमें नहीं रखना सुपर 40 में, इतना जगह नहीं। असम के हर गांव से, हर डिस्ट्रिक्ट से ना, हर जगह से बच्चा आना चाहता है, तो हम ऐसे बच्चे को क्यों रखें जो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो। तो ये याद रखना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एडमिशन गारंटेड है, तो गारंटी नहीं है। 2 साल तक कभी भी तुम्हारा पत्ता कट सकता है। तो एक ही चीज है, नंबर अच्छे आने चाहिए ना। और सेकेंड चीज, अभी अटेंडेंस का चल रहा है, बहुत सारे बच्चे नहीं करते, मान ले हो सकता है उनका नेटवर्क इश्यू होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, होगा नेटवर्क इश्यू, अभी फ्लड आ गया है, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होगा, जेन्युइन दिक्कत है, हो सकता है उसके घर में भी मोबाइल ना हो, सामने मोबाइल आता हो, कई सारे। लेकिन बच्चा अगर आप जानबूझ करके ऐसे कर रहे हो तो फंस जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगा। तो टीचर नहीं देगा एक आध दिन रिकॉर्डिंग, टेस्ट में आ गया, बनाते रहना, तो थोड़ा सा सीरियस रहिए। हाँ, तो तुम्हें मैंने 3 चीज बताया। जो पढ़ने वाला है, मैंने बोला जो पढ़ने वाला है तब तक पढ़ूंगा जब तक डॉक्टर नहीं बनेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है सुपर 40 में आएगा तब तक पढ़ाऊंगा जब तक डॉक्टर नहीं बनेगा। लेकिन नहीं पढ़ने वाला है तो मैं नहीं चाहता सुपर 40 में तुम रहो भी। ऐसा लगता है कि नहीं हम टाइम पास करने के लिए आ जाएंगे, तो बेटा नहीं रहने दिया जाएगा, ये याद रखना। हाँ, पढ़ना है, जब पूछो, मस्त डाउट पूछ रहा है, बता रहा हूं। ये फिर से सुनो, ये डीएनए 2 स्टैंड थे, आपस में दोनों धागा खुल गया, और दोनों पे बच्चा एक नया धागा आ गया। अब बताओ, पहले डीएनए 1 थे ना, 1 थे, अब 1 से कितने डीएनए हो गए? 2 डीएनए हो गए। इस प्रोसेस का नाम बताइए, बताओ इस प्रोसेस का क्या नाम? 1 धागा से 2 धागा बन गया। हाँ, याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। डीएनए का डबल होना, इस प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन। 1 डीएनए से 2 डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। ठीक है, अब क्योंकि बनाने के दौरान ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे अब तुम्हें, चलिए सेकंड पार्ट पढ़िए। ये डीएनए मास्टर है, इसके ऊपर में इंफॉर्मेशन छुपा है बच्चा, कोडवर्ड फॉर्म में, कोडवर्ड है ये कुछ कोडवर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखा है। इस कोडवर्ड का नाम होता है ए, टी, जी और सी। ऐसे भी कुछ वर्ड्स मिलने स्टार्ट हुए, ऑप्शन में ऐसा कुछ वर्ड आ गया जीसी, एटी। तो डीएनए में कुछ कोडवर्ड होते, कोडवर्ड ए, टी, जी और सी के फॉर्म में लिखा जाता है। सर ये क्या होते हैं? अभी नहीं, पूरा चैप्टर है, 3 चैप्टर है, इस पे हम पढ़ेंगे। अब इसने सारा कोडवर्ड दे दिया किसे? आरएनए को। ले जा, कोडवर्ड है ए सी जी टी, 4 ही तरह के लेटर, बट 4 ही तरह के लेटर है, इसी लेटर को मर्ज करके छुपा दिया गया, इंफॉर्मेशन दे दिया गया, ठीक ना। अब देखो ये क्या कहलेगा? आरएनए। लेकिन इस आरएनए पे मैसेज है ना, इस आरएनए पे क्या बच्चा? मैसेज छुपा है, इसलिए नाम है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए पे मैसेज छुपा है, इसलिए नाम पड़ा मैसेंजर आरएनए। कोडवर्ड वाला मैसेज है इसके पास। बोले ठीक है, ऐसे समझो। कोडवर्ड कैसे? राजी मूवी देखा, राजी, अब तो मूवी भी नहीं देखेगा तो कैसे समझेगा? राजी मूवी, उसमें जो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट,
वो पाकिस्तान चली जाती, वो जासूस है, इंडिया की जासूस रहती, और शाम में एक छोटा सा मशीन निकालती, उस पर कोडवर्ड में कुछ टाइप करती है, इंडिया में ये कोडवर्ड आता है और इंडिया के आर्मी को सारा चीज पता चल जाता है, इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। वो कुछ कोडवर्ड डालती है, कुछ ऐसा किया, टक टुक टुक कुछ किया और मैसेज यहां गया। तो सर तुम्हें समझ में आया क्या? नहीं, आर्मी वाले को तो समझ में आ रहा है ना, सब सेम है। यानी कि डीएनए में कुछ मैसेज छुपा है, टक टुक किया, सारा मैसेज कहां गया? आरएनए में, सारा मैसेज वहां चला गया। अब इसी मैसेज को लेकर के जाएगा राइबोसोम के पास कि देखो ना मेरे पास मैसेज है ए सी जी टी, तो ये 4 लेटर के होते हैं, 4 लेटर का, या तो ए के फॉर्म में लिखेंगे, या तो टी के फॉर्म में, या तो जी के फॉर्म में, या तो सी के फॉर्म में। हो सकता है 10 बार ए हो, जी हो, टी हो या सी, यही कॉम्बिनेशन रहेगा, यही 4 कॉम्बिनेशन हो मैसेज। राइबोसोम पहचानेगा इस मैसेज को, राइबोसोम इस मैसेज को पहचानेगा, ओ ये मैसेज आया है तो मैं ऐसा ही प्रोटीन बनाऊंगा, ऐसा ही प्रोटीन बनाऊंगा। तो ये डीएनए से जो एमआरएनए बना, इस प्रोसेस को यहां हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो जब आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम उस मैसेज को पहचानेगा और उसे पहचान करके वैसा प्रोटीन बना देगा। इसे कहेंगे बच्चा ट्रांसलेशन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन कहेंगे। कुछ आगे बातें समझ में? ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करना है, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, तो ये ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे तो मैंने बता दिया। एक्टिवली फंक्शनल न्यूक्लियस शोज व्हाट? अभी न्यूक्लियस कहां पढ़ा है? न्यूक्लियस पढ़ा है क्या? मुझे बताओ, न्यूक्लियस तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप क्वेश्चन ये होना चाहिए, एक्टिवली गोल्जी बॉडी शोज, जिस सेल में गोल्जी बॉडी एक्टिवली काम कर रहा है इसका मतलब वहां सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। जिसके अंदर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा काम कर रहा है यानी वहां प्रोटीन ज्यादा बन रहे हैं। जहां SER ज्यादा काम कर रहा है वहां लिपिड बन रहे हैं। जहां डाइजेशन ज्यादा करना है वहां लाइसोसोम ज्यादा एक्टिव है। हमने न्यूक्लियस अभी तक नहीं पढ़ा, न्यूक्लियस तो ब्रेन है तो उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा। हाँ, यूग्लिनोइड्स, क्या ये करेक्ट है? एनसीईआरटी जब तुम पढ़ते होगे तो वर्ड आया होगा प्लास्टिड। तो जो वैलिड है, मजेदार क्वेश्चन पूछो, मैं एक एक का आंसर बताऊंगा, लेकिन मजेदार क्वेश्चन होना चाहिए। प्लास्टिड बच्चा लिखा है कि प्लांट में तो होगा, साथ साथ कुछ एल्गी में होगा। हाँ, जिसको हम बच्चा एक वर्ड हम लोग कहेंगे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, सर ये क्या होता है यूग्लिनोइड्स? ये दुनिया का अजूबा ऑर्गेनिज्म है, ये दुनिया का अजूबा ऑर्गेनिज्म। सर क्यों? ठीक है सर, ये अजूबा क्या है? ध्यान से, अजूबा क्या है सर? क्योंकि यूग्लिनोइड्स बच्चा दिन में सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद से खाना बनाएगा। जब सनलाइट है फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफ है, खुद से खाना बनाएगा। लाइट गई, रात हो गया, भूख लगेगी तो ये बच्चा इंसेक्ट्स को मार करके खा जाएगा, एनिमल की तरह। सुबह में प्लांट की तरह, रात में एनिमल की तरह। अरे तो सर ये खाना खुद से बनाता है या दूसरे से लेता है? बड़ा इंपॉर्टेंट। दुनिया में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बच्चा प्लांट और एनिमल का मिक्सचर है, इसे कहते हैं बच्चे लोग मिक्सोट्रॉफ। मिक्सोट्रॉफ मतलब सर जब सनलाइट है फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा। ऑटोट्रॉफ जैसे प्लांट खाना बना लेता है, और रात हो गई नहीं है लाइट, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, खाना नहीं बना सकता, हमारे तरह बाहर से खाना खा लेगा ना। तो ये बच्चा दोनों का गुण रखता है, दिन में प्लांट की तरह, रात में एनिमल की तरह। अगर प्लांट की तरह है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहां भी प्लास्टिड तो होना पड़ेगा ना, यहां भी प्लास्टिड तो चाहिए तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा। हाँ सर, अमीबा वगैरह, अमीबा बच्चा, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम,
इनके अंदर बच्चा कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो क्या क्लोरोप्लास्ट होगा? जो फोटोसिंथेसिस करता है वहां पाया जाता है। यूग्लिनोइड तो डुअल वाला है भैया, रात में अलग दिन में अलग। हाँ, वो तो अजूबा है, दुनिया का अजूबा ऑर्गेनिज्म है। इससे अजूबा ऑर्गेनिज्म आज तक किसी को मिला ही नहीं है। प्लांट और एनिमल का मिक्सचर बन गया है ये तो ना, जिसे आपने यूग्लिना के नाम से पढ़ा होगा, शायद अपने बुक में अलग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, यूग्लिना एक नाम जरूर सुना होगा आपने ना। तो उनके अंदर में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। चल और पूछो, किसी बच्चे ने पूछा सर पायरिनोइड क्या है? यार पायरिनोइड अभी नहीं है ना, एनसीईआरटी में है क्या? अब तो पढ़ रहा होगा, प्लांट किंगडम का ग्रीन एल्गी, वहां क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड पाया जाएगा। चलो, वेनस फ्लाई ट्रैप का फंक्शन थोड़ा ये भी क्लियर करता हूं। वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। जो वेनस फ्लाई ट्रैप है, जो इंसेक्ट्स को खा जाता है, पहले ध्यान से सुनना, वो बच्चा, उसके अंदर ग्रीन लीफ है, उसके अंदर ग्रीन लीफ है, वो बच्चा 100% खुद से खाना बनाता है। वो 100% बच्चा खुद से खाना बनाता है, 100% ऑटोट्रॉफ है। तो तुम बोलोगे इंसेक्ट्स काहे खाता है? फिर इंसेक्ट्स को क्यों मार के खाता है? जब खाना खुद से बना लेता है, फोटोसिंथेसिस खुद से करता है, फूड खुद से बनाता है, तो इंसेक्ट्स को मारने की क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बहुत आसान से, खाना खुद से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस खुद से करेगा, ऑटोट्रॉफ है 100%। लेकिन ये जहां रहता है उस मिट्टी में, ये जहां रहता है यानी उस मिट्टी में, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट मतलब कमी, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है। देखो बच्चा, नाइट्रोजन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन के हेल्प से प्रोटीन बनेगा, नाइट्रोजन के हेल्प से हॉर्मोन्स बनेंगे, नाइट्रोजन के हेल्प से एंजाइम्स बनेगा, नाइट्रोजन के हेल्प से विटामिन्स बनेंगे। पूरा बच्चा जो प्रोटीन तुम पढ़ते हो ना दिन भर, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बड़ा जरूरी है। और मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, मर जाएगा। एनिमल को दिक्कत नहीं है, बेटा मैं तो भाग जाऊंगा, यहाँ मिट्टी में नहीं है, मैं कहीं और से ले लूंगा। क्या प्लांट बच्चा मोटाइल होते हैं? क्या प्लांट को पता चले मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं चल रहे भाई, आधा किलोमीटर दूर दूसरे जंगल चलते हैं? क्या चल सकते? नहीं सर, चल भी नहीं सकते, और मिट्टी में भी नहीं है, तो क्या तुम जाके डालोगे? क्या तुम जाकर के डालोगे, हे भाई साहब आपके पास नाइट्रोजन है क्या? नहीं है तो हम डाल देते हैं। क्या आप जंगल जंगल जाओगे डालने के लिए? क्या करे प्लांट? मजबूरी। तो इसने अपने अंदर में एक एडेप्टेशन लाया, अपने अंदर चेंजेस लाया, और इसने अपने लीफ को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, ढक्कन वक्कन बना लिया, लीफ को ऐसे बना लिया। लीफ को अंदर में ऐसा स्टिकी सब्सटेंस रखा, फेविकॉल टाइप का रख लिया। हाँ, अट्रैक्टिव कलर, कलरफुल भी है ना। इंसेक्ट्स बेचारा आएगा, इंसेक्ट्स बेचारा आया, चलो भाई कलर वलर दिख रहा है, खाने पीने का पूरा इंतजाम होगा, आ गया इंसेक्ट्स। जैसे ही अंदर आया, बंद। और अंदर में क्या था? स्टिकी सब्सटेंस, फेविकॉल की तरह फंस गया तो मर गया। मारने के बाद उसके नाइट्रोजन को डाइजेस्ट करके ले लेगा, उसके नाइट्रोजन को ले लेगा। वो इंसेक्ट्स को इसलिए मारता है, फूड के लिए नहीं, खाना तो खुद से बना रहा है, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उसे मार रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट बोल देते हैं तो पार्शियल कह दीजिए ना, पार्शियल हेटरोट्रॉफ कहिए, नाइट्रोजन तो ले रहा है। मैं तो कहता हूं बेटा 100% ऑटोट्रॉफ है, खाना तो खुद बना रहा है ना, नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट्स को मार रहा है। तो कुछ जगह पे इसे पार्शियल हेटरोट्रॉफ कह देते हैं ना। तो अब ये कभी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, इंसेक्ट्स को क्यों मारा गया? खाने की कमी थी? नहीं, खाना तो खुद से बना लेता है, ग्रीन कलर का खुद से बनाएगा। नाइट्रोजन की कमी थी मिट्टी में, कहां से पूरा करता? इंसेक्ट को मारना स्टार्ट कर दिया। इसी को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसे आप पीचर प्लांट, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुना होगा, और आपने अपने घर के आसपास देखा भी होगा। बहुत सारे बच्चे के घर के पास होगा,
सर लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स, अगर लाइफ होगा तो उसके लिए सबसे जरूरी है पानी। जिंदगी है तो पानी होना जरूरी है, बिना पानी का लाइफ नहीं है। तो हम लोग मून पे मार्स पे जो ढूंढ रहे हैं, अगर पानी मिल गया तो लाइफ हो सकता है, पानी नहीं तो लाइफ नहीं। तो हमें मार्स पे ऐसा कुछ मिला है कि वहां पानी शायद थे। अगर पानी होगा तो हो सकते छोटे मोटे बैक्टीरिया फैक्टीरिया होंगे या कुछ और भी होगा, हमें तो नहीं मालूम। हम अंदाजा लगा लेंगे पानी है तो लाइफ भी होगा। ठीक है। नाइट RNA ठीक है, कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन न्यूक्लियस में मैं पढ़ाऊंगा उसे। अरे मारूंगा थप्पड़, बिग बैंग थ्योरी। अब मैं तुझे अभी नहीं पढ़ने रे भाई, इस चैप्टर के राउंड में करें। बिग बैंग थ्योरी पढ़ना, इवोल्यूशन में पढ़ना, वो 12th में पढ़ना है अभी। ठीक है। डाई इंजेक्टेड इनटू सेल माइट बी एबल टू इंटर एडजेसेंट सेल। हाँ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जा सकता है, दूसरे सेल में भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो और कोई अच्छे क्वेश्चन बोलो, अच्छे क्वेश्चन बोलो। मैं एक कराता हूँ, इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा तुम्हारा, जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है। जीसी कंटेंट, अरे भाई साहब अब मैं बताऊंगा समझ में आएगा नहीं, फिर भी ये डीएनए का एक धागा, ये डीएनए का दूसरा धागा, डबल स्ट्रैंड। तो मैंने सिंपल सीढ़ी लाइक बना दिया है, बना सकता था ऐसा भी बना सकता था, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए सीधा सीधी बात की, दो धागा बना दिया। यहां पर चार ही चीज हुई, या तो ए होगा, या तो टी होंगे, या तो जी होगा। चार ही कोडवर्ड, चार ही कोडवर्ड होते, पांचवा कोडवर्ड नहीं। लेकिन फिक्स्ड है, एक रूल कोडवर्ड का फिक्स्ड है, अगर पहले पे ए है तो सामने में टी ही होगा और आपस में दो बॉन्ड से जुड़ा हो। अगर सामने में टी है तो फिक्स्ड है, ए ही सामने में होगा, आपस में दो बॉन्ड से जुड़ा होगा। ए जब भी पेयर करेगा तो सामने स्टैंड में टी ही होगा। ये तुम्हें अभी नहीं जानना है, लेकिन एक बच्चा लगातार 6-7 बार मैसेज कर दिया, बताना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोग सीख लो। पहले वाले पे अगर ए होगा तो सामने पे टी होना मस्ट है, दोनों दो बॉन्ड से जुड़ेंगे। पहले वाले पे अगर जी है तो सामने में सी ही होगा, तीन बॉन्ड से जुड़ेंगे ना। इसी को कहते हैं बच्चा ATGC। ए पेयर जब भी करेगा टी से, या टी जब भी पेयर करेगा